हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो प्लेटफॉर्म रुकमनी पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिक बुक है उसके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 27। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, नामदफा, दिबांग, पखुई, मोहाओ, कमलांग, टेल वैली, ईगल नेस्ट, ये सब वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो प्रकाश संश्लेषण का वो रिएक्शन दिया जाता है आपसे पूछने के लिए कि इसको फिल करिए या फिर। तो वो रिएक्शन एक बार ध्यान रखिएगा, वो रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस में 12H2O, और ये लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस में 6H2O और प्लस में 6O2। तो ये रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? निर्वाचित होने का अधिकार। तो हाँ, निर्वाचित होने का अधिकार ही जो है वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार। उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो मनुष्य के शरीर में ट्राई कैल्शियम फास्फोट यानी CA3PO4 का होल 2 के रूप में पाया जाता है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? तो संघीय सरकार का मुख्य लाभ ये है कि यह क्षेत्रीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो संघीय सरकार का जो ढांचा है, संघीय ढांचा, वो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, और भारत में संघीय ढांचा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अमजद अली खान जो एक कलाकार हैं, मतलब एक साइड कलाकार के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके यंत्र के या वादन यंत्र के नाम दिए गए हैं। अमजद अली खान जो है वो क्या है? सरोद वादक हैं। आप लोग पढ़े होंगे, अमजद अली खान हो गया, फिर अली अकबर खान हो गए, विश्वजीत राय चौधरी हो गए, ये सब क्या है? सरोद वादक हैं। तो ये सरोद से मैच करेगा। अली हुसैन की अगर बात करते हैं तो अली हुसैन जो है वो शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान, अली हुसैन, दया शंकर जगन्नाथ, ये सब किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया की अगर बात कीजिएगा तो ये बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, राजेंद्र कुलकर्णी हो गए, ये सब किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। और अल्लाह रखा जो हो गए, तो अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। तो यह जो होगा वो तबला के साथ मैच करेगा। अल्लाह रखा हो गया, जाकिर हुसैन हो गए, सुखविंदर सिंह हो गए, ये सब जो है वो तबला के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि 3 मंदिर शिवा डाल, विष्णु डाल और देवी डाल असम में किस जगह पर स्थित है? तो ये असम में कहाँ स्थित है? शिव सागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव सागर में स्थित है। विषाणुओं यानी वायरस के द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी पैदा होता है? तो वायरस के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? जैसे पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, ये सब जो है वो किसके कारण होता है? विषाणु के यानी वायरस के कारण होता है। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो दिया हुआ है ये वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है
वो इससे हमारा पूरा बॉडी जो है वो प्रभावित होता है, और ये जो है वो मिस्को वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। ट्रेडमार्क निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित होता है? तो ट्रेडमार्क जो है वो किस तरह से परिभाषित होता है? अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न अलग करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान जो होता है वो ट्रेडमार्क कहलाता है। देखिए, आप लोग 3 नाम सुने होंगे, एक ट्रेडमार्क होता है, एक हॉलमार्क होता है, एक इको मार्क होता है। तो ट्रेडमार्क तो वो हो गया जो कंपनी उत्पाद के दूसरे से अलग करने के लिए निर्माता के द्वारा लगाया जाता है निशान। हॉलमार्क वो होता है जो ज्वेलरी पे लगता है, जैसे कि जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हॉलमार्क वाला लेना चाहिए, तो वो हॉलमार्क जो होगा वो ज्वेलरी पे लगाया जाता है। और एक होता है इको मार्क। इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण संबंधी वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्लियर है? क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्लोनिंग आप लोग नाम सुने होंगे कि सबसे पहला क्लोन किसके द्वारा किस चीज़ का किया गया था? भेड़ का किया गया था, और उसका नाम क्या था? डॉली नाम था। और कब किया गया था? 1996 में डॉली नामक भेड़ का क्लोन किया गया था। तो क्लोनिंग किससे संबंधित हो गया? जनन विज्ञान से संबंधित हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जनन विज्ञान। और एक नाम याद रखिएगा, इयान बिलमुट। इयान बिलमुट जो है उनको क्लोनिंग के पिता जो है वो कहा जाता है। फिर है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक साइड बीमारी है और दूसरे साइड फसलों के नाम दिए गए हैं। ब्लैक रस्ट बीमारी किस फसल में होता है? गेहूं में होता है। स्टेम रॉट किस में होता है? चावल में होता है। वाइट रस्ट किस में होता है? सरसों में होता है। और अर्ली वाइट किस में होता है? आलू में होता है। क्लियर है? तो यही जो है वो इस तरह से मैच करेगा। नेक्स्ट है कि अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अति मुख्य है? तो कौन सा कथन मुख्य है? कि इन्होंने प्रशासन में एक रूपता तथा सभी धर्मों के बीच संभाव स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किया था जिससे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अकबर से जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अकबर जो है वो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में। मजहर की घोषणा किया था 1579 में। दीने इलाही की स्थापना किया था 1582 में। तो ये इतना जो है वो अकबर से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अकबर से और भी याद रखिएगा, अकबर जो था वो एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है कि रासलीला, योसंग, लाई चरायोबा त्यौहार जो है वो किस राज्य का है? तो ये सब त्यौहार जो है वो किस राज्य का है? मणिपुर का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी लोगों का है। एक और याद रखिएगा, गान नगाई त्यौहार, गान नगाई त्यौहार ये भी मणिपुर का ही है। आगे है कि फंजाई या कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जगत के जीव जो है वो मृत जीवी होते हैं, बिल्कुल सही है। इस जगत के कुछ प्रजातियां जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं, यह भी सही है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, यह भी सही है। तो यहाँ तीनों का तीनों जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। याद रखिएगा, फंजाई जो होता है वो विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटी जीव होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है कि सरकार जो है वो धार्मिक मामलों में कोई भेदभाव नहीं रखता है। मतलब कि एक ऐसा राज्य जहां किसी विशेष धर्म का प्रभाव नहीं रहता है बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से महत्व होता है, उसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आप लोग पढ़े होंगे कि एक ब्रेस ब्राउन राइफल था, उसी के जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया था जिसके कवर में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो
आहत हुई थी। और इसी के कारण 1857 के सैनिक विद्रोह का जो तत्कालीन कारण बना था वो यही सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति। आप लोग पढ़े होंगे कि 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो पॉम्पस्टन था। और 1857 के मामले के जांच हेतु ही पील कमीशन को भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, ये आपको बताना है। अरावली, हिमालय, सतपुरा की पहाड़ियाँ या नीलगिरी। तो सबसे प्राचीन यहाँ पे कौन है? अरावली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से राजस्थान, साथ ही साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। यह जो है वो सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है और पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, बिहार दरोगा के लिए डेली निःशुल्क जो है वो प्रैक्टिस सेट का आयोजन करवाया जा रहा है। डेली प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को ग्रुप में PDF के माध्यम से 8 बजे मिल जाएगा और उसका डिस्कशन जो है वो भी PDF के माध्यम से ही उसी ग्रुप में 9 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9472092809 पे बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप करना है और उसके बाद फिर आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यह जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, मतलब पूरी तरह से यह फ्री इस टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। अभी जो है वो इस टेस्ट का आयोजन जो है वो विभिन्न पब्लिकेशन की किताबों के माध्यम से करवाया जा रहा है। जैसे ही वैकेंसी बिहार दरोगा की अनाउंस हो जाएगी उसके बाद खुद के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बनाया रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार और नगर योजना प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे कि इसकी जो सबसे पहचान है वो क्या है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, यानी नगर नियोजन प्रणाली जो है वो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो मानी गई है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूँ और जौ हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे और साथ ही साथ प्रदा प्रथा और वैश्वावृत्ति भी इस सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। देखिए, बुद्धवाद और जैनवाद जो विरोधी हुआ था वो एक्चुअली जो उत्तर वैदिक काल में जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ फैल गई थी उसी को सुधारने के लिए, मतलब कहने का मतलब है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं से विरुद्ध आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर जो है वो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि होता क्या है, जब भी आप कभी बाहर से आते हैं आपको ऐसा फील होता है कि आप थके हुए हैं तो आप सबसे पहले क्या लेते हैं? ग्लूकोन डी लेते हैं, मतलब ग्लूकोज लेते हैं। क्लियर है? चलिए, भारत में शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन जो है वो हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा। तो हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार हटा कैसे सकते हैं? निजी संपत्ति का उन्मूलन करके हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी संपत्ति का उन्मूलन करके।
किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? किसके द्वारा कहा गया है? न्यूटन जी के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूटन के द्वारा कहा गया है। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा। किसके द्वारा? निरक्षरता के द्वारा, मतलब एजुकेशन की कमी जो होगी उसके कारण बढ़ती। देखिए जैसे जैसे एजुकेशन के लोगों में एजुकेशन की कमी होगी कृषि की पैदावार भी कमेगी। क्यों कमेगी? क्योंकि वो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मेथड होगा कृषि का वो यूज नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों में भी जो एजुकेशन लैक ऑफ एजुकेशन है वो बाधा बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है गरीबी का उन्मूलन। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी गरीबी का उन्मूलन। पर्यावरण संरक्षण भी एक बहुत बड़ा चुनौती था, और शांति बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो है वो चुनौती था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ जो है वो नालंदा में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नालंदा में स्थित था। हर्षवर्धन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की भी उपाधि धारण किया था। एक चीनी यात्री था जिसका नाम था हेनसोंग, वो भी इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे नगानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं। इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था, और इसे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? यूकोलिप्टस, अमरूद, बबूल और आम। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखिएगा तो बबूल जो होगा इसके पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहा का। रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो रेल की पटरी में फिश प्लेट जो होता है वो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है फिश प्लेट का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेलवे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि जो 3 प्रकार की जो रेलवे लाइन होती है, बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज, उसकी पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? तो बड़ी लाइन की पटरियों की चौड़ाई होती है 1.676, मीटर गेज का चौड़ाई होता है 1 मीटर, और नैरो गेज का चौड़ाई होता है 0.610। क्लियर है? तो यह तीनों आपको ध्यान रखना है। सिंधु, गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंदर लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, और ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत जो है वो है लेवी शुल्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों का समूह का चयन कीजिए। तो सभी विषधर सर्पों का समूह का चयन अगर आप करते हैं तो हो जाएगा नाग, करेत, दुबोया और अफाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है। तो सरकार की संसदीय ढांचा का जो सबसे आवश्यक लक्षण है वो है कि विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। बोगीबिल सेतु जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो बोगीबिल सेतु जो है वो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल पथ और सड़क पथ पुल है, और इसकी लंबाई जो है वो 4.94 किलोमीटर लंबी है, और यह भारत का सबसे लंबा रेल सह
सड़क सेतु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। सॉर्स अच्छा सुमेलित करना है आपको। सॉर्स विषाणु, ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ के साथ मैच करेगा, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के साथ मैच करेगा, और एथलीट फूड जो है वो फंजाई के साथ मैच करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एमीसेट है। एमीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक सैन्य उपग्रह है जो सैन्य को जासूसी करने के लिए बनाया गया था, और इसका निर्माण जो है वो इसरो और डीआरडीओ दोनों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सैन्य उपग्रह है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आप लोग पढ़े होंगे, बजट के एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है, और यह जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो हैदर अली को जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो था सर आयरकुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर आयरकुट। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए दो होता है, एक होता है सीडी और एक होता है सीडी रोम। तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है कि तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। नहीं, यही गलत है, क्योंकि तूफानी चालीसा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के बीच काफ़ी तेज़ हवाएं जो है वो गरज के साथ चलती है, इसीलिए इसको गरजता हुआ चालीसा भी कहा जाता है। फिर ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, ये तो सही है। इनकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर होती है, तो ये भी सही है। में आच्छादन आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्यतः तौर पर संबंधित रहते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो त्रिक्षारकीय अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, नहीं, ये तो एक क्षारकीय है। फिर है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये भी एक क्षारकीय है। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये द्विक्षारकीय है। और फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4, ये त्रिक्षारकीय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पक्षमाभी पेशियां में धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो उस दृष्टि दोष को बोला जाता है जरा दूरदृष्टिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो पेसो जो है वो क्यूबा की मुद्रा का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी जो है वो कहाँ है? हवाना है। ब्रिक एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेनोसिन और एंजियोटेनोसिन में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम क्या है? तो यह कौन से एंजाइम की बात कर रहा है? रेनिन एंजाइम की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। रेनिन जो है वो दुग्ध पाचक एंजाइम है और इसका स्राव जो है वो 12 वर्ष की उम्र के बाद से कम होने लगता है। रेनिन जो है वो रक्त दाब को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि कुषाण कला जो है वो गंधार घराने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजल कटफेसिस, लेकिन इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कनिष्क। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाया था? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो हर्षवर्धन था और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से एक याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से ही है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था? तो अपने शासन का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था औरंगजेब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। आप लोग पढ़े होंगे कि औरंगजेब जो था वो 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब का जो टेन्योर था वो था 1658 से लेकर 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब जो था वो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट भी था। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया है? यह बात कर रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है वो, जिसको कि मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसी के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला था और साथ ही साथ भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह बात है 1917 की। हुआ था कहाँ? चंपारण में। और क्यों हुआ था? तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? रूसों के अध्ययन से फ्रांसीसी क्रांति में महान योगदान मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1789 में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा सर्वप्रथम राज्य सत्ता को समाप्त करके गणराज्य जो है वो स्थापित किया गया था। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है? एक्स किरणें, अल्फा, बीटा और पराबैंगनी किरणें। यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, अल्फा किरणें नहीं है, बीटा किरणें नहीं है, पराबैंगनी किरणें भी हैं। एक बार इसको देखना क्या है, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें दोनों जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर ए और डी जो होगा वो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको अपघटक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सच्चर समिति गठित हुई थी 2005 ईस्वी में की गई थी। क्यों किया गया था सच्चर कमेटी की गठन? सच्चर कमेटी एक्चुअली राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में हुआ था। एक न्यायमूर्ति थे राजेंद्र सच्चर, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था इस कमेटी का गठन। और ये एक्चुअली देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मनीला में। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था कब? 1966 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। बिल्कुल सही है कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन संरक्षण से है। उसके बाद कह रहा है कि चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश से हुआ था। ये तो गलत है। चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश से ना हुआ था, बल्कि गढ़वाल जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से हुआ था। तो यह गलत है। फिर है कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ये सही है, क्योंकि चिपको आंदोलन गढ़वाल में 1973 में ही शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है।
नेक्स्ट है कि मराठा काल में चौथ से क्या आशय है। आप लोग पढ़े होंगे, एक चौथ है, एक सरदेशमुखी, जो कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया 2 कर था। तो चौथ क्या है, एक कर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चौथ एक्चुअली एक ऐसा क्षेत्र जिस पे मराठा अपना दावा मतलब अपना आधिपत्य समझते थे, उसके बदले में लिया जाता था। ये जनरली जो होता था वो 25% होता था। नेक्स्ट है ब्लैक मनी क्या है। आप लोग सबको पता होगा ब्लैक मनी क्या है। जो अवैध इनकम होता है, मतलब जिस पर कि लोग उसके आय का स्रोत नहीं बताते हैं और उस पर कोई कर नहीं देते हैं, उसको ब्लैक मनी समझा जाता है। तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उत्पाद शुल्क क्या है। तो उत्पाद शुल्क क्या है, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर है। सबसे गहरा मेरियाना गर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी जो गहराई है वो लगभग 11,033 मीटर है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, प्रवाल भीतियाँ जो है वो प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो है 62 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। भारत में अगर वर्तमान में देखा जाए तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद जो है वो ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 214, जिसके में यह है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और साथ ही साथ एक और अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 यह कहता है कि संसद जो है वो विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है। भारत में कौन सा जो है वो सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो सेब हो गया, केसर हो गया, ये सबका जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। सेब जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद होता है हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद होता है उत्तराखंड में। दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो दक्षिण सूडान एक्चुअली उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी है जूबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जूबा। इसका नाम आप लोग तब सुने होंगे जब यूएन का मेंबर कंट्री पढ़ते होंगे, तो पढ़े होंगे कि 193वां जो अंतिमहा कंट्री जुड़ा है वो है दक्षिण सूडान। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के राजधानी का क्रम याद रखिएगा, ढाका, मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर ले गया था अपनी राजधानी, वो कौन ले गया था, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। और मीर कासिम जो था वो मुंगेर में ही किला का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ जो अस्त्र शस्त्र का जो कारखाना है वो भी स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि स्वेथलिंग कप जो है वो संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित यह कप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित और भी कप के नाम याद रखिएगा, जैसे कि रामानुज ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप, बन्ना बेलेक कप, राजकुमारी चैलेंज कप, ये सब जो है वो टेबल टेनिस से ही संबंधित है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में किया गया था। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो पीलिया रोग हेतु जिम्मेदार है और यह जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो किसने किया था, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय से आप लोगों को याद होगा कि यह 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है और 26 लाख रुपया सालाना के बदले में मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है वो सौंप देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज जो थे वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो है वो ध्रुवित यानी पोलराइज नहीं की जा सकती है। तो ध्वनि तरंग जो है वो पोलराइज नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग जो है वो
इसके लिए, इसके गमन के लिए माध्यम होना जरूरी है। यह कभी भी निर्मात में गमन नहीं कर सकता है। और ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है। घासीराम कोतवाल किसकी रचना है? तो घासीराम कोतवाल जो है वो विजय तेंदुलकर की रचना है। ये एक्चुअली एक मराठी नाटक है घासीराम कोतवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लैक्टिक अम्ल नींबू गलत है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल तेल, यह भी गलत है। टॉर्टेरिक अम्ल इमली, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो पूर्णिया और कटिहार में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और कटिहार। और अगर पूछते भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तब होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर यानी सोने का रेशा भी कहा जाता है। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए पूछेगा तब 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछेगा तब 2। और अगर भारत में पूछेगा तो लोकसभा में, तो भारत में अनुसूचित जनजाति का है 47 और अनुसूचित जनजाति का है 47 और अनुसूचित जाति का पूछेगा तब है 84, ठीक है। जठर रस का पीएच मान होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 1.8 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पीएच स्केल से ध्यान रखिएगा, सोरेनसन जो था वो 1909 में पीएच स्केल दिए थे। और हमारा शरीर जो है वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। निम्न में से कौन जो है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत तो है पहली, दूसरी यहाँ से पूछ रहा है, तो अग्नाशय जो हो जाएगा वो दूसरा। अग्नाशय जो है वो यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी और अंतस्रावी, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ जो है वो है। अग्नाशय के द्वारा एक ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके अध्ययन में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था? पंचांग सुधार समिति का जो गठन किया गया था वो मेघनानंद साहा की अध्यक्षता में किया गया था। और इसी समिति के अनुशंसा पर फिर जो भारत सरकार जो है वो शक संबंध में थोड़ा सुधार करता है और उसको राष्ट्रीय संबंध के रूप में अपना लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघनाथ साहा। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को। अप्रैल के कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो मनाया जाता है। बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त कराने का लक्ष्य घोषित किया गया है? भारत को एनीमिया मुक्त कराने का लक्ष्य जो है वो 2047 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भी जो है वो 2047 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब डॉलर में किया है। हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हाइफा बंदरगाह जो है वो इजराइल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नया देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है कौन? कांगो गणराज्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की राजधानी है किसानसा। और आप लोग एक पढ़े होंगे कि भूमध्य रेखा को कांगो नदी जो है वो 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क की अगर बात कीजिएगा तो ये इसकी स्थापना हुई है 2015 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। 56वां ज्ञानपीठ विजेता नीलमणि फुकन
किस भाषा से संबंधित कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो असमिया भाषा के लिए दिया गया था। असमिया भाषा के कवि थे उनको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कोंकणी भाषा के पटकथा के लिए दामोदर मौजे को दिया गया है। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय सैनिक को दिया गया है, शिशुपाल सिंह, साबर ताहिर अली और श्यामला राय राम बिश्नोई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? तो COP28 कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 2023 में कहाँ? दुबई में। 2024 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया अपने पड़ोसी देश के साथ मेजबानी करेगा और 2025 में इसका मेजबान जो है वो ब्राज़ील होगा। स्क्वैश विश्व कप 2023 खेल की मेजबानी भारत के किस शहर में आयोजन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेन्नई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नववर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसार महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक लोसार महोत्सव है और आपसे पूछ दे लोसार त्यौहार, तब यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। लोसार महोत्सव पूछेगा तो आंसर होगा लद्दाख, और लोसार त्यौहार पूछेगा तो ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यानी BEL के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया है किनको? मॉर्कस श्राइजो को। इसके पहले KV कामत जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात कीजिएगा तो इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चाइना में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लियोन मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे यही पूछ दे कि पुरुष के जगह पे महिला कौन है तब, तो महिला उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। ठीक है। फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और अंडर-20 फीफा विश्व कप 2023 में उरुग्वे ने इटली को हराकर जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक फीफा विश्व कप जीतने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। और फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन होगा वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो स्काईरूट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है क्या चीज? विक्रम S। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के साथ मिलकर शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु से एक चीज़ और भी याद रखना है कि तमिलनाडु जो है वो हाल ही में तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 1 मार्च 2023 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे और दूसरे थे मिर्जा हमीदुल्लाह। यहाँ आपसे पूछ रहा तीसरे कौन थे? तो अजीज मुख्तार अहमदी थे, जो कि भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, और वर्तमान समय में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वां सत्र के दौरान बार एंड वुमेन पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो बार एंड वुमेन पुस्तक जो है वो डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा लिखा गया है, और इस किताब में मुख्य रूप से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़स्ते योजना शुरू किया गया है? तो यह किस राज्य के आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए? महाराष्ट्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे एक योजना है नमो सत्कारी महासम्मान योजना, और एक योजना है जीबला योजना। यह दोनों योजना भी जो है वो महाराष्ट्र सरकार का ही योजना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्वाड देशों के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया जापान हिरोशिमा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वाड के कौन कौन देश है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड का विचार जो है वो सबसे पहले शिंजो आबे के द्वारा 2007 में दिया गया था, जो कि फिर जाके 2017 में स्थापित हुआ। और क्वाड का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।